क्या खबरी होगी इसका इसकी बाणक चलने दे। अच्छा हो गया, बस इतने भी चलाने दे, बीच में देख लेगा, काटते हैं किसी एक सेकंड के। लकार दें कोई नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आओ, देखो क्लास को शेयर भी करो ताकि सभी को फायदा हो। जो भी आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, रेडियो एक्टिव का चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास। पिछली क्लास में हमने अल्फा बीटा और गामा कणों को निकाला था और क्या इफेक्ट पड़ता है अल्फा और बीटा कणों का, देखिए बता दिया था आपको। अल्फा और बीटा ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन या मास में 4 की कमी करेगा और इलेक्ट्रॉन में करेगा आपकी 2 की कमी। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ये इलेक्ट्रॉन में 1 की वृद्धि कर रहा था। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई थी। इसकी एक दो हमने एग्जाम्पल भी करके देखे थे और आपको समझ में भी आ गए होंगे क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इजी थे। तो आज की क्लास में हम एक दो एग्जाम्पल और करेंगे और आपको यह भी बताया था कि जब भी बीटा कण निकलता है तो आपको मिलता है समभारिक, यानी कि जिनका भार समान होता है। ठीक है, क्योंकि ये भार के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, तो बीटा कण के निकालने से आपको समभारिक मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए आज हम इसके एक दो एग्जाम्पल और लेके चलेंगे और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में वो आपको बताएंगे। चलिए पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन ही करते हैं। देखो एक तत्व आपको ये 92U235, इसमें से 3 अल्फा और 5 बीटा कण निकालने हैं। पहले मेरे को ये निकाल के दिखा दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे कि कैसे पूछ सकता आपको एग्जाम में क्वेश्चन की आपसे ना बने या आप उलझ जाओ। तो पहले जल्दी से ये निकाल के बता दो मेरे को, या वैसे ही कमेंट कर दो कि किस तरह से, कितने इसमें से अल्फा का निकाल लेंगे तो और बीटा का निकाल लेंगे तो इसका फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, फाइनल जो आपका यहाँ प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर मैं करता हूँ, आपको 10 सेकंड का टाइम है क्योंकि 10 सेकंड आपके हो ही चुके हैं पहले। चलिए चलो हो गया। देखो अब निकालते हैं, हम निकालते हैं। ठीक है, जिसका हो गया वो भी ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो इधर ध्यान देंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखिए 3 अल्फा कण इसमें से निकालने हैं। एक अल्फा कण क्या इफेक्ट डालता है, 4 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक अल्फा कण का ये इफेक्ट है कि ये 4 न्यूट्रॉन को कम कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा। तो अगर ऐसे ऐसे 2 और होंगे, अगर ऐसे ऐसे 2 सॉरी अगर ऐसे अल्फा इलेक्ट्रॉन 2 और होंगे अल्फा कण, तो ये क्या करेंगे, एक अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो टोटल 3 कितने निकाल देंगे, 12 न्यूट्रॉन। और एक कण अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 3 कितने निकाल देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें से निकालो कितने निकाल लेंगे हम, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये 86। अब ये यूरेनियम तो रहेगी नहीं, अब ये यूरेनियम तो रहेगी नहीं तो क्या हो जाएगी, एक्स धातु हो जाएगी कोई भी। और इसमें से कितने निकल जाएंगे आपके, 12 न्यूट्रॉन। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 223। अब देखो ये किस किसने इतना निकाल लिया था और सही है। ठीक है, जिसको ये बात समझ में नहीं आई है तो एक बार दोबारा बता देता हूं। एक जो अल्फा कण है वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन की कमी करता है और 4 आपके न्यूट्रॉन की कमी करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर आपके 3 कण, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन की कमी करके ये धातु आपकी बना देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब 5 बीटा कण और निकालने हैं। यहाँ पे आपको ज्ञात होना चाहिए कि एक जो बीटा कण है वो आपके 1 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, वृद्धि कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। तो अगर 5 बीटा कण होंगे तो वो कितने की, वो 5 इलेक्ट्रॉन की आपकी वृद्धि कर देंगे।
तो ये क्या धातु बन जाएगी आपकी, 86 में अगर 5 जुड़ेंगे तो 91, वाई 223, इस पे ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये धातु हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी एग्जाम्पल आपको बुक में मिले उतने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे जो न्यूमेरिकल उसमें समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो बुक कोई भी प्रेफर नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं या कोई गाइड है उसमें से आप कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी देखो खुद की पब्लिकेशन कोई भी नहीं है। तो आप कहीं से भी, जहां से भी आपको, गूगल से मिले, यूट्यूब से मिले, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। बस मेन बात तो ये है कि आपको जो ये है ये निकालने आने चाहिए आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसको थोड़ा सा टफ कैसे बनाता है एग्जामिनर। देखो आपको क्या है, एक धातु देगा आपको, एक धातु देगा 92U235। देखिए ये थोड़ी सी फेमस है यूरेनियम, इसलिए हम सारे एग्जांपल इसी के लेके चल रहे हैं। इसकी जगह थोरियम भी ले सकते हैं, पोलोनियम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फेमस है, ध्यान में भी रहती है, तो इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें से क्या निकाले, यानी कि कितने कण निकाले कि ये 96Y231 हो जाए। ठीक है, इसमें से अल्फा कण कितने निकाले और बीटा कण कितने निकाले, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपने इसमें क्या करना है, आप कैसे पता करोगे कि इसमें अल्फा कण कितने निकलेंगे और बीटा कण आपके कितने निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसमें जो है ना, आप सबसे पहले इसमें अल्फा कण निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको रिजल्टेड यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दे रखा हो, तो आप उसमें अल्फा कण की कोशिश करेंगे कि कितने अल्फा कण निकालें। और अल्फा कण कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे इसके वेट के डिफरेंस से, क्योंकि बीटा कण तो आपका वेट का डिफरेंस कोई भी नहीं करता है। ठीक है, तो अल्फा कण कैसे निकालेंगे आप, देखिए भार में कमी, भार में कमी डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 हमने क्यों किया, क्योंकि एक जो कण होता है ना वो 4 न्यूट्रॉनों की, यानी कि इसके मास में 4 की कमी करता है, तो इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने अल्फा कण यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 235 से 231 हो गया, यानी कि एक ही अल्फा कण निकला है, क्योंकि एक अल्फा कण 4 न्यूट्रॉन की कमी कर देता है। लेकिन अगर काफी सारा ज्यादा डिफरेंस होगा इसके अंदर, तो फिर हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 235 माइनस 231 बटे 4, तो 4/4 कितना अल्फा कण आगे, एक। तो सबसे पहले एक अल्फा कण हमारे को मिल गया, तो हम पहले यहाँ पे अल्फा कण को ही निकाल देंगे, एक अल्फा कण को ही निकाल देते हैं। तो एक अल्फा कण को निकालेंगे तो 2 की कमी करेगा 90, और यहाँ पे हो जाएगा 231। अब इससे पूछ रहा है कि ये बीटा कण कितने निकलेंगे। अब आपको पता है कि एक जो बीटा कण है ना वो एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करता है, तो यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 90 है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, टोटल 6 की। तो 6 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, कितने बीटा कण चाहिए, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, बीटा कण आपके आ जाएंगे 1, और अल्फा कण आपका आ जाएगा 1, और बीटा कण आपके आ जाएंगे 6। ठीक है, जिसका जिसका भी ये आंसर आया है वो आपका सभी का ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है, अगर आपके भार में कमी कम है तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, वैसे ही देख सकते हैं अपने मन में ही। और अगर आपको भार में कमी यहाँ ज्यादा लगे तो फिर आपको ये फार्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, पहले आपको अल्फा कण निकालना पड़ेगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए आगे समझ में। 92U आप निकालिए, मैं बोलता हूं 92U238, 92U238, देखिए 92 यूरेनियम 238, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आपका वो आपका ये बन जाएगा आपका 86
86 226, ये आपका बन जाएगा 86 और 226। चलिए इसमें निकालना आपने बताना है कि अल्फा कण कितने निकले और बीटा कण इसमें से कितने निकले। तो आप भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन आपको जो है निकालना पड़ेगा पहले अल्फा कण। तो अल्फा कण का क्या फार्मूला था, यहाँ पे भार में कमी, फाइनल प्रोडक्ट और भार में कमी। कौन सी कमी, इनिशियल प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा, इनके भार में कमी डिवाइड बाई 4। तो हमारे अल्फा कण के नंबर निकल जाएंगे कि कितने इसके अंदर अल्फा कण है। तो क्या हो जाएगा आपका 238 माइनस 226 डिवाइड बाई 4, तो 26 और 12 38। तो आपके 3 अल्फा कण आ गए। ठीक है, 3 अल्फा कण आ गए, आप यहां से निकाल दीजिए पहले 3 अल्फा। तो एक अल्फा कण 2 इलेक्ट्रॉन की कमी करता है, 3 कितने की करेंगे, 6 की। तो क्या हो जाएगा ये 86 और 6 92 एक्स। और यहां से इसमें से 12 की कमी कर देंगे, क्योंकि एक अल्फा कण 4 की कमी करता है। आपको बार बार इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं कि आपको याद हो जाए, यहीं पे घर पे नहीं पढ़ना पड़े। तो 12 की कमी करेगा 226। अब देखिए ये प्रोडक्ट 86 है इसमें, ठीक है, बीटा कण निकलेंगे तो इसके भार में तो कोई कमी होने वाली नहीं है। तो क्या कमी है, यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे 1 की वृद्धि करता है तो अब वृद्धि भी नहीं है, ये तो गड़बड़ बात होगी, क्योंकि बीटा कण निकलेगा तो इसमें वृद्धि होगी, कुछ ना कुछ 87 होना चाहिए। देखो कोई दिक्कत नहीं है। इसने पूछा है कि कण कितने निकले हैं, जरूरी नहीं है निकले, 0 बीटा कण निकले हैं, क्योंकि 3 अल्फा कण से हमारा ये प्रोडक्ट बन के आ रहा है जो इन्होंने दिया है। तो ठीक है, तो इसमें 0 बीटा कण और 3 अल्फा कण निकले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे 87 होता तो यहाँ पे 1 बीटा कण निकल जाता, अगर 88 होता तो 2 बीटा कण निकल जाते। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल इसके अल्फा और बीटा कण के हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इस तरह से आप करेंगे। तो ये था आपका अल्फा और बीटा कण का कंसेप्ट। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल क्या बोलेंगे इसको, हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलेंगे इसको, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल। ये क्या होता है देखिए, अर्धायु काल क्या होता है, जैसे मान लो किसी की उम्र 80 साल है तो उसकी आधी उम्र कितनी हुई, 40 साल। किसी की उम्र 100 साल है, उसकी आधी उम्र कितनी हुई, 50 साल। इसका मतलब ये हुआ कि वो 50 साल के अंदर अपनी आधी उम्र तो पूरी कर चुका होगा, और जो 50 साल रह गए उसकी आधी उम्र पूरी करनी रह गई है। ठीक है, तो उसी तरह से जो आपके रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ना, जो आपके रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इनको भी खत्म होने में, यानी कि एक रेडियो एक्टिव तत्व को खत्म होने में 6,000 साल 7,000 साल लग जाते हैं। पॉलीथीन की तरह खत्म नहीं होते, वो भी प्लास्टिक और पॉलीथीन की तरह, तो इतने खतरनाक होते, इसलिए इनका हम टाइम पीरियड निकालते हैं। और जो हाफ लाइफ पीरियड है ना, ये यही आयु है कि आधा खत्म होने में। देखिए आयु काल क्या है कि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व को आधा खत्म होने में, यानी कि इनको डिस्ट्रॉय होने में, ठीक है, या हम कह सकते हैं क्षय होने में, खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, उसी के बेस पे हम निकालते हैं अर्ध आयु काल। ठीक है, अगर किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल 6,000 वर्ष है तो वो पूरा कितने में खत्म होएगा, 12,000 वर्ष में। ठीक है, किसी का अर्ध आयु काल 3,000 वर्ष है, यानी कि एक रेडियो एक्टिव है 50 ग्राम, उसको 25 ग्राम को खत्म होने में अगर 3,000 वर्ष लग रहे हैं तो उसको 50 ग्राम खत्म होने में कितना समय लगेगा, 6,000 साल। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अर्ध आयु काल। किसी भी अगर डेफिनेशन देखें तो किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व को आधा खत्म होने में कितना समय लगता है वो उसका अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, ये देखिए जैसे एक सेब है हमारे पास, ठीक है, अगर ये 3 दिन में आधा खराब हो जाता है, कैसा होता है सेब,
ऐसा। अगर इसको इस हिस्से को खत्म होने में आपका 3 दिन लग रहे हैं, ठीक है, आधा हिस्सा हो गया ये, इसमें इसको 3 दिन लग रहे हैं, तो इस हिस्से को भी खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? 3 ही दिन। तो इसका अर्ध आयुकाल क्या हो गया? 3 दिन। और पूर्ण आयुकाल क्या हो गया इसका? पूर्ण आयुकाल 6 दिन। ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो भी पहले आधे खत्म होते हैं, फिर पूरे खत्म होते धीरे धीरे करके। तो उनको आधा खत्म होने में जितना टाइम लगेगा वो आपका अर्ध आयुकाल कहलाता है। और इसको हम प्रदर्शित किससे करेंगे? देखो, इसको हम दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे? T1/2। T1/2। T का मतलब क्या है? टाइम। 1/2 का मतलब क्या है? हाफ, यानी कि हाफ टाइम पीरियड। ठीक है, इससे हम दर्शाएंगे। और जो नॉर्मली आपका रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका नॉर्मली जो पीरियड होता है, नॉर्मली अर्ध आयुकाल जो होता है ना, वो 3000 साल होता है आपका। नॉर्मली रेडियो एक्टिव तत्वों का अर्ध आयुकाल क्या होता है आपका? 3000 साल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बाद आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जान सकेंगे और बाकी के न्यूमेरिकल हम 3-4 फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो एक देख लेते हैं बस हम। एक पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 25% बचने में कितना समय लेगा यदि इसका अर्ध आयुकाल 3000 वर्ष है? किसी का हाफ लाइफ टाइम है 3000 वर्ष। ठीक है, और ये कह रहा है कि अपनी प्रारंभिक मात्रा का 25% बचने में टोटल समय कितना लेगा? ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कोई पदार्थ है वो आधा खत्म होने में 3000 साल ले रहा है, तो वो पूरा खत्म, उसका पदार्थ का 25% खत्म होने में कितना समय लेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। मान लो कोई पदार्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कितना होता है? प्रारंभिक अवस्था में तो कोई भी पदार्थ 100 ही होता है, 100 ही मान के चलेंगे, तो 100% है। ये अपना पहले तो रहेगा हाफ, कितना? आधा कितना रहेगा? पहले ये 50 रहेगा, ये क्या हो जाएगा इसका? 50 अर्धायुकाल। ठीक है, इसके बाद ये 50 का फिर रहेगा 25। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक 50 से 25 तक, ये भी अर्धायुकाल हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था का 25% बचने में या 25% रहने में कितना समय लेगा? तो कितना समय लग गया इसको? 2 हाफ टाइम पीरियड। 2 हाफ टाइम पीरियड कैसे? देखो, एक बार तो ये 100 से 50 होगा, ठीक है, एक बार फिर ये 50 से 25 होगा, तो 2 बार में करके हुआ ना। तो एक बार में हाफ लाइफ टाइम पीरियड, फिर दूसरे बार में आधा टाइम पीरियड। तो यहां से यहां तक गया, कितना टाइम लगा इसको? 3000 वर्ष। कितना टाइम लगा इसको? 3000 वर्ष हाफ लाइफ टाइम पीरियड था। फिर ये आधा बच गया, फिर इसका आधे का आधा हुआ, कितना टाइम लगेगा इसको? आधे का आधा होने में भी 3000 वर्ष। तो टोटल कितना हुआ? 2 टाइम पीरियड लग गए। तो 2 टाइम पीरियड यानी कि 2 इंटू 3000 इज इक्वल टू 6000 वर्ष इसको लग जाएंगे। अगर कोई पदार्थ 100% है और उसका अर्ध आयुकाल 3000 वर्ष है, तो उसको अपना 25% रहने में 6000 साल लग जाएंगे, क्योंकि 100 से 50 होगा तो 3000 साल लग गए, फिर 50 से 25 होगा तो 3000 साल लग गए। अगर इसको अपना 12.5% रहना है तो एक बार और इसको 3000 साल लग जाएंगे, फिर 12.5 से 6.25 रहेगा तो 3000 साल लग जाएंगे। तो इस तरह से करके हम किसी भी तत्व का हाफ लाइफ टाइम पीरियड यानी कि अर्ध आयुकाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम 3-4 एग्जाम्पल और करेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके लिए, ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। तो 3 या 4 या 5 एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद आपका हाफ लाइफ टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो और भी केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी
बेनिफिट इस चीज का हो, उनको भी एक एक चीज समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो ठीक है, वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।